हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एथिक्स की, जो यूपीएससी और पीसीएस के मेन जो पेपर है उसके अंदर जो एथिक्स का पेपर है उसके बारे में इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज एथिक्स का टॉपिक है वो हम लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का एथिक्स का टॉपिक है वो है कानून परिवर्तन के संदर्भ में नैतिकता। तो जो कानून परिवर्तन है उसके संदर्भ में किस प्रकार नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो वो है कानून परिवर्तन के संदर्भ में नैतिकता। इसके बारे में देखते हैं कि जेम्स मेडिसन ने एक बार कहा था कि यदि लोग फरिश्ते होते तो हमें कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हम जेम्स मेडिसन की इस मत से सहमत होते कि कानून की एकमात्र आवश्यकता मनुष्य के दुर्व्यवहार को ठीक करने के लिए होती है, तो इसका अर्थ यह होगा कि कानून का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक कि कानूनी निषेधों के साथ प्रतिबंध न जुड़े हों। तो जो जेम्स मेडिसन है उन्होंने कहा कि अगर लोग फरिश्ते होते, अच्छे इंसान होते अगर, तो और सभी से अच्छा बिहेव करते, किसी के साथ कोई ईर्ष्या, क्रोध भाव आदि नहीं रखते, तो जो कानून है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर जो जेम्स मेडिसन है उनकी बात से अगर हम सहमत होते हैं तो जो कानून की आवश्यकता तब होती है जो मनुष्य के जो दुर्व्यवहार है उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो कानून की कोई भी व्यवस्था है वो नहीं होगी। आगे देखते हैं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार लोगों को कुछ करने के लिए कहने या सरकार द्वारा लोगों को कुछ करने के लिए कहे जाने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि उस आदेश से कानून तोड़ने वालों को मन में जेल में डाले जाने, जुर्माना लगाए जाने, क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए मजबूर किए जाने या ऐसा कुछ अन्य किए जाने का भय न हो। तो अगर मान लेते हैं कि अगर कानून व्यवस्था नहीं रखी जाए तो जो लोग गलत कार्य करते हैं, कानून तोड़ते हैं, चोरी करते हैं, अगर ये लोग करते रहेंगे और अगर कानून नहीं होगा, कानून का कोई भी डर नहीं होगा कि अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें कानून कोई भी सज़ा नहीं देता है, तो इस गलत कार्य के लिए उनको बढ़ावा मिलेगा और समाज में अराजकता है वो बढ़ेगी। इसलिए कानून है वो आवश्यक होता है उनके अंदर डर पैदा करने के लिए। अगर वो कोई गलत कार्य करेंगे तो कानून उनको सज़ा देगा, उनको जेल में डालेगा, जुर्माना लगाएगा और आर्थिक भुगतान भी ले सकता है। तो इस प्रकार जो गलत कार्य करते हैं उनके अंदर जो कानून तोड़ने पर जो भय है वो मन में बना रहेगा। आगे देखते हैं कि हालांकि नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो कानून कई महत्वपूर्ण नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी है, भले ही उसका बिल्कुल परिवर्तन न किया जाए या ठीक से परिवर्तन न किया जाए। किसी भी प्रतिबंध के प्रभाव का अपेक्षा कानून हमारे लिए बाध्यकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए आयकर कानून को लिया जा सकता है। वस्तुत हम स्वयं को इस कानून का ठीक से परिवर्तन न किए जाने की स्थिति में पाते हैं, क्योंकि आय के कुछ ऐसे रूप हैं जिनकी रिपोर्टिंग करना आवश्यक नहीं होता। तो जो कानून है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर कानून को सही ढंग से देखें तो हम पाते हैं कि उसका कभी हम खुद पालन नहीं कर रहे होते हैं, और जो कानून है वो समाज के अंदर होना चाहिए कुछ विशेष प्रकार की ज़रूरतों की पूरी करने के लिए। और कानून के बारे में हम देखते हैं कि जैसे जो आयकर होता है तो लोग अपनी जो आय है उसको छुपा के, उसको कम आय दिखा के कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं कि 2006 में IRS ने अनुमान लगाया कि 54% लोगों की उन राशियों पर कर देयता बनती है जो तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग के अधीन नहीं है तथा वे इन राशियों की सही जानकारी नहीं देते। तो 2006 में जो IRS ने जो अनुमान लगाया था कि 54% लोग ऐसे हैं जो अपनी आय है उसकी सही जानकारी है वो नहीं देते हैं, जिसके कारण उन पर कर है वो नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ये कानून का एक प्रकार से उल्लंघन करते हैं। अर्थात बहुत लोग अपने करों के मामले में धोखा दे रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने करों का ईमानदारी से भुगतान कर रहे हैं। भले ही ऐसा कोई विश्वसनीय प्रवर्तन तंत्र नहीं है जो कर न देने पर उन पर जुर्माना लगाता है। तो कुछ लोग हैं जो अपनी जो रियल आय है उसको छुपा के
कर को बचाते हैं, कानून का जो उल्लंघन करते हैं वो सरकार को धोखा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ईमानदार भी लोग हैं जो अपने जो कर है उसका सही सही उसको जमा करते हैं, अपनी आय के अनुसार जितना कर बनता है उतना कर देते हैं। भले ही ऐसा कोई कानून नहीं बना है, क्योंकि जो लोग कर नहीं देते उनके लिए भी सेम कानून है और जो देते हैं उनके लिए भी सेम कानून है। लेकिन वो अपनी नैतिकता को महत्व देते हुए वो कानून को न होते हुए भी जो अपना कर है, कंप्लीट कर है, पूरा ईमानदारी के साथ उसका भुगतान है वो करते हैं। यहाँ नैतिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें तो यदि हम इस स्थिति में हैं कि हमारे पास आय है जिसे हम IRS या किसी अन्य कर प्राधिकरण से छिपा सकते हैं, और जबकि हम जानते हैं कि हमारे लगभग आधे 7 नागरिक कर की चोरी कर रहे हैं और लगभग आधे ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व क्या है। तो जो हमारी जो आय है, हमें जो कर जमा करवाना होता है वो हम अपनी जो कम आय दिखा के अपने कर को बचा लेते हैं और हम कर जमा नहीं करवाते। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भारी मात्रा में, जिनके पास खूब आय होने के बावजूद वो अपना कर जमा नहीं करवाती, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कम आय होने के बाद भी वो ईमानदारी से अपना जो कर है वो देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा नैतिक दायित्व है वो क्या है, कि हमें किस प्रकार जो कर है वो देना चाहिए, और किस प्रकार है जो कानून के न होते हुए भी हम जो इस नैतिकता का पालन है वो कर सकते हैं। कर संबंधित कानून नैतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करते हैं। वे नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सार्वजनिक कल्याण जैसे जनता की सुरक्षा के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं और इसे उचित तरीके से करते हैं। बेशक कुछ लोग अपने निर्धारित कर का भुगतान कर रहे हैं जो अनुचित है, लेकिन यदि हमें भी उनमें शामिल होने का विकल्प चुनते हैं तो हम अनुचित या अन्याय को बढ़ावा देंगे। तो जो कानून की दृष्टि से जो कर जनता से लिया जाता है, उस कर को सार्वजनिक कल्याण और जनता की सुरक्षा के लिए यूज में लिया जाता है। जो कर अधिक आय वाले लोगों से सरकार है वो लेती है, उसी कर से जो हमारे देश का विकास है, सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक कल्याण योजनाएं और जनता की सुरक्षा है, उन्हीं कर के पैसों से की जाती है। लेकिन कुछ लोग इस कर को बचाते हैं और जो अनैतिक तरीके से उसको बचा लेते हैं कम आय दिखा के। अब हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है, देश के विकास में योगदान देना है या फिर उन लोगों की तरह जो अन्याय और अनुचित रूप से इस प्रणाली को बढ़ावा देना है। नागरिकों और निवासियों के लिए उन कानूनों का पालन करना एक नैतिक दायित्व हो सकता है जिनका बिल्कुल प्रवर्तन नहीं किया जाता है या ठीक से प्रवर्तन नहीं किया जाता है। सिर्फ इसलिए कि हम कानून तोड़कर सज़ा से बच सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम नैतिक दृष्टि से ऐसा करने के हकदार हैं। यह तब लागू होता है जब कानूनों का बिल्कुल प्रवर्तन नहीं होता या कानून में उल्लिखित जुर्माने को शायद ही कभी लागू किया जाता है। तो जो नागरिक और निवासी हैं उनको नैतिक रूप से कानून का पालन है वो करना चाहिए, फिर वो कानून कितना भी कठोर हो और कितना भी जो नैतिक और अनैतिक रूप से कार्य कर रहा हो, लेकिन जो नागरिक और निवासी हैं उनको इसका पालन है वो करना चाहिए और किसी भी रूप से जो कानून है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और इससे जो संबंधित सज़ा है उसका प्रावधान भी किया गया है जिससे जनता है वो इस कानून से डरे। यह तब भी लागू होगा जब कानून में उल्लेखित जुर्माना इतना कम होता है कि इससे लोगों के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका दूसरा पहलू कानून निर्माताओं के लिए है। कानून निर्माताओं के पास कभी कभी यह विश्वास करने का कारण होता है कि प्रस्तावित कानून को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो जो कानून वर्तमान के अंदर विद्यमान होते हैं जिनमें छोटी छोटी जो सजाएं होती है, छोटा छोटा जो जुर्माना है वो लगाया जाता है जो लोगों के व्यवहार के अंदर होता है और उतना जुर्माने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार और कोई भी जो जुर्म और गलत कार्य करने में है वो बिल्कुल भी संकोच है वो नहीं करते। इसीलिए जो कानून निर्माता हैं उनको सोचना चाहिए कि जो कानून है उसको थोड़ा कठोर बनाया जाए जिससे लोग उससे डरें और जो गलत कार्य हैं वो उस कार्य को करने से बचें। केवल इस कारण से कानून के प्रस्ताव को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी कानून निर्माताओं के लिए सही काम यह होता है कि वे एक नया कानून बनाए और यह मांग करे कि नागरिक उस कानून को गंभीरता से ले, लेकिन उस मांग के साथ जुर्माना का
जुर्माने का भय न दिखाए। तो जो कानून निर्माता है उनको समय समय पर जो नए कानून हैं वो बनाने चाहिए नागरिकों की मांग पर, और उनको नागरिकों से मांग करनी चाहिए कि वो उस कानून का अच्छे से गंभीरता से पालन करे। ना ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उस पर जो जुर्माना है वो न लगाएं, और जो कानून है वो लोगों के व्यवहार के अंदर उतार दिया जाए, जिससे उनके अंदर जुर्माने का भय भी नहीं रहेगा और वो जो कानून होगा वो उनकी नैतिकता के अंदर आ जाएगा। ऐसा कानून है वो कानून निर्माताओं को बनाना चाहिए। यह तर्क उन कारोबारियों के लिए प्रासंगिक है जो इस असमंजस में है कि क्या ठीक से प्रवर्तित न किए जाने वाले उस कानून का पालन किया जाए या नहीं, जिसका पालन करना शायद फर्म के हित में नहीं होगा। तो जो कारोबार करते हैं उसमें जो कानून होते हैं कि किस प्रकार जो कोई टेंडर पास करवाना है, कोई कर है उसमें चोरी करनी है, तो जिसके साथ जो अच्छा कानून है वो नहीं होता कि अगर वो गलत कार्य भी करते हैं तो कानून उनको सज़ा नहीं देता। तो किस प्रकार जो कारोबारी है वो नैतिकता को अपनाकर कानून का पालन करना चाहिए। कानून निर्माताओं को ऐसा है वो ऐसा कानून का निर्माण है वो करना चाहिए। मान लेती हैं कि ऐसा कोई श्रम कानून है जिसके अनुसार कुछ श्रेणियों के श्रमिकों के लिए ओवर टाइम भुगतान करना आवश्यक है, और मान लीजिए कि कानून का ठीक से प्रवर्तन नहीं होता क्योंकि एकमात्र देयता पिछला भुगतान और ब्याज है। तो एक कानून होता है कि जो श्रमिक ओवर टाइम करते हैं उनको एक्स्ट्रा जो तनख्वाह है वो दिया जाना चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन जो मालिक होते हैं वो इसका सही से प्रवर्तन है वो नहीं करते और वो उन श्रमिकों को अच्छे से भुगतान है वो नहीं करते हैं। तो एक नियोक्ता जो कुछ हद तक केवल अपने हितों का ध्यान रखता है, केवल इसलिए ओवरटाइम का भुगतान न करने का विकल्प चुन सकता है कि कानून के अनुसार जुर्माना इतना अधिक नहीं है कि वह उसे भुगतान न करने से रोक पाए। तो जो मालिक होता है, जो नियोक्ता होता है, वो जो श्रमिकों का भुगतान इसलिए नहीं करता क्योंकि जो ओवरटाइम का जो भुगतान है उससे जो कानून के द्वारा जो जुर्माना लगाया है वो उससे कहीं अधिक है। तो वो ये सोचेगा कि जो कानून का जुर्माना जो सबसे बहुत ही कम रकम है जो उसके लिए मामूली है, वो कानून की रकम का भुगतान कर सकता है, और वो जो श्रमिक है जिन्होंने ओवर टाइम किया है उनकी जो तनख्वाह है उसका भुगतान नहीं करेगा। ये वो अपनी जो समस्याओं को ध्यान में रखते हैं कि अपना फ़ायदा देखने के लिए जो नियोक्ता है वो श्रमिकों का भुगतान नहीं करता और जो कानून है उसका उल्लंघन करता है, और जो जुर्माना कानून के फलस्वरूप लगाया जाता है क्योंकि वो रकम इतनी छोटी होती है कि नियोक्ता पर इसका कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता। इसके बावजूद आर्थिक सहयोग की एक उचित योजना में इस कानून के महत्व को देखते हुए ओवर टाइम वेतन देने का एक नैतिक दायित्व हो सकता है। लेकिन जो आर्थिक सहयोग की एक उचित योजना है जिसके तहत जो कानून का महत्व देखते हुए जो लोग ओवर टाइम करती हैं उनका वेतन देना एक नैतिक दायित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो यदि ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक निम्न मध्य आय वाले देश में व्यापार कर रही है जहां कानून प्रवर्तन के लिए सीमित संसाधन है, जिसके कारण वह सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण सभी कानूनों का प्रभावी ढंग से प्रवर्तन नहीं हो पाता है, ऐसे में सामाजिक रूप से प्रवर्तन कानूनों का पालन करने का नैतिक दायित्व किसी भी अपने देश के कानूनों तक सीमित नहीं है। जब कोई दूसरे देश में व्यवसाय कर रहा हो तो वहाँ भी सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कानूनों का पालन करने का नैतिक दायित्व बनता है। तो जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये एक निम्न मध्य आय वाले देश में व्यापार कर रही है और वहाँ पे जो कानून है वो बहुत ही सीमित है, वहाँ पे जो कानून है वो सही ढंग से लागू नहीं किए जा सकते। लेकिन जो ये कंपनी है उसको अपने देश के साथ साथ उस देश के कानूनों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि वहाँ पे अच्छा कानून सिस्टम नहीं है, लेकिन उस कंपनी को अपना नैतिक दायित्व निभाते हुए अपने सभी कार्य जो कानून की दृष्टि से जैसे सही हैं उसी हिसाब से करने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो टॉपिक है एथिक्स का, कानून प्रवर्तन के संदर्भ में नैतिकता। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।